बचपन में मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। मैं हेडफोन लगा लेता था और मुख्तलिफ कहानियाँ सुनता था। उनमें से कुछ कहानियाँ मुझे आज तक याद हैं। एक कहानी ऐसी पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में थी जो बहुत पहले बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके थे। गोया कि ये सिविलाइजेशन बहुत पुरानी थी, पर इनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो शायद आज हमारे पास मौजूद नहीं है। इस कहानी में बताया गया कि ये सिविलाइजेशन रोशनी को ठोस हालत में ले आती थी और फिर उस रोशनी को सॉलिड फॉर्म में जो ये लेके आती थी उसको अपने घरों में जाकर रख देती थी। उससे उनके कमरे रोशन हो जाते थे और उनके घर चमक उठते थे। कुछ तस्वीरें मुझे ख्योड़ा माइंस की मिली हैं जो मैंने ये दिखाने के लिए लगाई हैं कि अगर हमारे घर रोशन हो ठोस रोशनी से यानी सॉलिड लाइट से तो वो कैसे होंगे। पर दर हकीकत ये ख्योड़ा माइंस की नमक की कानों की तस्वीर हैं। मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि क्या कभी हम रोशनी को सॉलिड फॉर्म में ला सकेंगे। इसके लिए तो ज़रूरी है कि रोशनी एक जगह पर साकित हो जाए, एक जगह पर रुक जाए। तो क्या हम रोशनी को रोक सकते हैं और ऐसी हालत में कि वो हमें ठोस लगे? ये आज का सवाल है। जब मैंने ये सवाल लोगों से पूछा कि क्या हम रोशनी को रोक सकते हैं, तो 70% लोगों ने कहा कि रोशनी को नहीं रोका जा सकता। आज हम देखते हैं कि क्या हम रोशनी को रोक सकते हैं कि नहीं। हमें यह पता है कि सूरज से हमें रोशनी बहुत तेज रफ्तारी से हमारी तरफ आती है। रोशनी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड वैक्यूम में होती है, पर जैसे ही वो ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होती है तो हवा की वजह से रोशनी स्लो हो जाती है। हवा की वजह से रोशनी कम हो जाती है। अगर वो पानी में दाखिल हो तो वो और कम रफ्तार से मूव करेगी, रोशनी की रफ्तार और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर रोशनी ग्लास में से गुजरे तो वो और ज़्यादा कम रफ्तारी से एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो रोशनी की रफ्तार तो कम हो रही है। अगर आप रोशनी को किसी क्रिस्टल से गुजारें तो वो बहुत कम रफ्तार से मूव करेगी। तो ये तो हमें पहले ही पता था कि रोशनी जो है उसकी रफ्तार एक जैसी नहीं होती। हम हमेशा रोशनी को वैक्यूम में पढ़ते हैं। इस चीज़ की मेजरमेंट क्या है? रोशनी की कम रफ्तारी हम किस चीज़ से नापते हैं? उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जब एक मीडियम से यानी हवा से रोशनी दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, यानी इसको हम ग्लास कहते हैं दूसरे मीडियम को, तो वो रिफ्रैक्ट होती है। उसका एंगल वो नहीं रहता जो कि उसका एंगल मीडियम 1 में था। मीडियम 2 में एंगल चेंज हो जाता है। हवा से जब वो ग्लास में जाएगी तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा। अब ये जो एंगल है जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बना रही है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और इस एंगल को जो रिफ्रैक्टिव रे बना रही है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इससे हम एक मेजरमेंट लेते हैं जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के साइन का फ्रैक्शन होती है और इससे हमें पता चलता है कि रोशनी कितनी स्लो होगी दूसरे मीडियम में, यानी ग्लास में कितनी स्लो होगी। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतनी रोशनी की रफ्तार कम होगी। एक और केस में आपको दिखाता हूं जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसमें देखें आप, पानी से रोशनी बाहर निकल रही है तो हमारा जो इंसिडेंट रे है वो ये है θ1, इसका एंगल है। और जब ये हवा में दाखिल होती है तो इसका एंगल बदल जाता है, θ2 इसका एंगल बन जाता है। अब अगर मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ाता जाऊं, θ1 बढ़ाता जाऊं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये रे पहले इस तरफ को मूव करेगी, फिर इस तरफ को मूव करेगी, और एक वक्त ये आएगा कि ये पानी की सतह पर मूव करेगी। इसका नॉर्मल के साथ राइट एंगल बन जाएगा। इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर मैं इससे ज़्यादा एंगल पे रोशनी की लाइट यहाँ पर भेजूंगा तो वो रोशनी पानी से बाहर नहीं निकल सकेगी, बल्कि वो इस मीडियम में वापस आ जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको डायमंड की देता हूँ। डायमंड में जब रोशनी दाखिल होती है तो वो इंटरनली ट्रैप हो जाती है
और इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो जब ये रोशनी डायमंड से बाहर निकलती है तो ये 7 रंगों में डिस्पर्स हो चुकी होती है। इसीलिए हमें डायमंड जो है वो स्पार्कलिंग नजर आता है, वो स्पार्कल करता हुआ, चमकता हुआ नजर आता है। और इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसमें आपने देखा कि कुछ देर लाइट डायमंड के अंदर ट्रैप रही। यहां पर मैंने आपको इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाए हैं मुख्तलिफ मीडियम के। मसलन एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, और इसमें लाइट की स्पीड बहुत कम होती है। इसी तरीके से आइस में ज़्यादा कम होती है, पानी में उससे भी ज़्यादा कम होती है, ग्लास में लाइट की स्पीड और ज़्यादा कम होती है, पर डायमंड में ये स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है। जब लाइट का फोटोन मैटर से टकराता है तो हमें पता है कि मैटर एटम से मिलकर बनता है, तो फोटोन मैटर में उसके एटम में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो वहाँ से अगले एटम में जंप लगाता है फोटोन, फिर अगले एटम में जंप लगाता है, फिर अगले एटम में जंप लगाता है। तो जितनी डेंसर मटेरियल होगा उतना लाइट की स्पीड ज़्यादा स्लो होगी, और जितना कम डेंस मटेरियल होगा उतनी कम लाइट की स्पीड स्लो होगी। तो इस तरीके से लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है और उसके बाद फिर वो वेव की शेप में बाहर चली जाती है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने क्वांटम कंप्यूटेशन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, और उनके एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लाइट को कुछ देर के लिए रोक लिया, लाइट को एक क्रिस्टल में प्रिजर्व कर लिया, रोक लिया, और उसके लिए उन्होंने रुबीडियम के एटम्स इस्तेमाल किए। उन्होंने रुबीडियम के एटम्स को बहुत ज़्यादा ठंडा किया और उनका एक क्लाउड बनाया। ये क्लाउड आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये रुबीडियम के एटम्स का एक क्लाउड है। अब देखिए, इस पर हम लाइट जो है इस मीडियम से गुजारते हैं, तो जब लाइट एयर से गुजरेगी तो वो बहुत तेज़ी से गुजर जाएगी, पर जो लाइट का फोटोन इस क्लाउड से गुजरेगा उसकी रफ्तार बहुत स्लो होगी, बल्कि वो इसके बीच में ट्रैप हो जाएगा। जब हमने ये दोनों फ्लैश लाइट बंद की तो आप देखेंगे ऊपर जो लाइट एयर से गुजरी वो बड़ी जल्दी से ट्रेवल कर गई, पर ये फोटोन जो है ये बड़ा स्लो मूव करता है। और इनिशियली जब लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया तो ये 17 सेकंड के लिए इस क्रिस्टल से गुजरा था, तो लाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। 17 सेकंड के लिए इस क्रिस्टल के अंदर फोटोन रहा, और जैसे ही वो इससे बाहर निकला तो वो फिर बहुत तेज़ी से एयर में मूव करता गया। यहाँ पर मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट की तस्वीर दिखाई है जिसमें आपको फोटोन एक नज़र आ रहा है और ये एटम के क्लाउड में से गुजर रहा है। एटम के क्लाउड में से ये फोटोन बहुत स्लो गुजर रहा है, इसलिए आप यहाँ पर देखें तो आपको ये बड़े अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। अब इसकी अहमियत क्या है, लाइट पे कंट्रोल हासिल करने की अहमियत क्या है। लाइट पर अगर हमारा कंट्रोल होगा तो हम क्वांटम कंप्यूटेशंस कर सकेंगे, हम लाइट के ज़रिए ट्रांसमिशंस कर सकेंगे, हम लाइट के ज़रिए कंप्यूटेशंस कर सकेंगे, लाइट के प्रोसेसर्स बना सकेंगे, लाइट की हार्डवेयर बना सकेंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होता है कि लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, इसलिए ये बहुत तेज़ी से मूव करती है तो इसकी जो ट्रांसमिशन होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और इसकी कंप्यूटेशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। उसी तरीके से लाइट जो है इसको क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं मिलती, इसलिए अगर कोई सर्किट लाइट से चल रहा हो हम उसको ऑप्टिकल सर्किट्स में हीट डेसिवेशन जो है वो बहुत कम होती है। और इसी तरीके से लाइट के सिग्नल की डिस्टॉर्शन जो है वो भी बहुत कम होती है बहुत ज़्यादा फासले पर। तो लाइट के बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे भी नज़र आते हैं। साइंसदानों ने लाइट से एक स्विच बना लिया, ये एक सिंगल फोटोन का स्विच है और ये एक ट्रांजिस्टर है। जिस तरीके से ट्रांजिस्टर कभी 0 और कभी 1 की फॉर्म में स्विचिंग करवाता है, इसी तरीके से ये फोटोन बेस स्विच जो है ये भी ऐसे ही काम करवाता है। इसमें हमारे पास एक कंट्रोलिंग फोटोन है, ये कंट्रोलिंग ग्रीन कलर का फोटोन मैंने दिखाया गया। यहाँ पर आपको रुबीडियम के एटम्स जो है वो नज़र आ रहे हैं जिनका क्लाउड है, और यहाँ पर हमारे पास डेटा आ रहा है, ये हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन है, ये भी लाइट की फॉर्म में आती है। तो जब ये फोटोन 1 होगा यानी ये फोटोन यहाँ पर आएगा तो हमारे पास एक क्लोज सर्किट होगा और लाइट आगे पास कर जाएगी, यानी हमारे पास 1 आ जाएगा। और जब ये फोटोन 0 होगा तो लाइट जो है वो आगे पास नहीं कर पाएगी और हमें 0 मिलेगा। तो ये एक वैक्यूम ट्यूब है, ये एक ट्रांजिस्टर है, पर ये बहुत फास्ट ट्रांजिस्टर है और इसको हम
ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर कहते हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। इसी तरीके से ये भी रिसर्च हो रही है कि हम एक फोटोन के ज़रिए इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि अगर हम फोटोन के ज़रिए इंफॉर्मेशन हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होगा और उसके इंटरसेप्ट करने के, उस नॉलेज को इंटरसेप्ट करने के बहुत कम चांसेस हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन होगी और इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसमें एक चीज़ का और भी ख्याल रखा जाता है, इस एटम की जो कि ये क्लाउड बना रहा है, इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो ये कि जब वो फोटोन स्टोर करता है, क्योंकि फोटोन जब जाता है तो वो एटम की स्पिन को बढ़ा देता है, और उसके बाद एटम से जब वो फोटोन दोबारा रीजनरेट होता है तो उसकी क्वांटम कोहेरेंस की प्रॉपर्टीज जो है वो इंटैक्ट होनी चाहिए, वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे वो फोटोन दाखिल हुआ था। और इसमें उसकी पोलराइजेशन बिल्कुल वो होनी चाहिए और उसकी इंटेंगलमेंट बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, अदरवाइज ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। यानी अगर आप सपोज एक क्रिस्टल को येलो कलर का फोटोन दे रहे हैं और वो आउटपुट पे आपको रेड कलर का फोटोन दे रहा है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट जो है उतना कामयाब नहीं होगा। इसलिए फोटोन की प्रॉपर्टीज की प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी डैम्स्टेड ने 60 सेकंड, 1 मिनट के लिए लाइट को एक क्रिस्टल में स्टोर किया। और उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने यट्रियम सिलिकेट का एक क्रिस्टल लिया और एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ट्रांसपेरेंसी EIT कहते हैं। ये जो हमारे पास क्रिस्टल था ये ब्लैक कलर का था और अगर इसमें लाइट ट्रैप हो जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकती, पर इसके साथ इसको एक फोटोन के साथ, कंट्रोल्ड फोटोन के साथ ट्रिगर किया गया, जिसने इसमें एक क्वांटम रिएक्शन पैदा किया और इसकी क्वांटम स्टेट्स को बदला। उसकी वजह से ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बन गया, यानी ये ग्लास की टाइप का क्रिस्टल बन गया। तो अब इस क्रिस्टल की दो फॉर्म है, या ये ग्लास बन जाएगा या एक ब्लैक कलर का क्रिस्टल बन जाएगा, और वो कंट्रोल कर रहा है ये फोटोन। तो अब ये फोटोन इसको मिल रहा है, इसलिए ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप क्रिस्टल बन गया। इसमें हमने एक और लाइट की स्ट्रीम दी, ये हमारा डेटा है। अब जब लाइट की स्ट्रीम इसके अंदर दाखिल हुई, एंटर हुई, तो हमने कंट्रोल्ड फोटोन जो है, जो कंट्रोल लेजर थी, उसको ऑफ कर दिया। उससे क्या हुआ कि ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल बन गया, ओपेक क्रिस्टल बन गया। अब जब ये ओपेक क्रिस्टल बन गया तो लाइट इसके अंदर ट्रैप हो गई और लाइट बहुत देर तक इसके अंदर ट्रैप रही और स्लो मूव करती रही। लाइट 60 सेकंड के लिए इसके अंदर ट्रैप हुई। और लाइट क्या कर रही थी? लाइट ने, फोटोन ने अपनी एनर्जी इसके एटम्स को दी, जिनकी स्पिन बढ़ गई, और उनकी स्पिन बढ़ती थी तो वो आगे एटम्स की स्पिन बढ़ाते थे, फिर आगे एटम्स की स्पिन बढ़ाते। तो इस तरीके से फोटोन आहिस्ता आहिस्ता वर्चुअली मूव कर रहा था और इन द एंड उन एटम से फोटोन दोबारा रीजनरेट हुआ। इसकी सारी प्रॉपर्टीज कोहेरेंस की इंटैक्ट रही और हमने जैसे ही कंट्रोल्ड लेजर ऑन की तो ये फोटोन बाहर चला गया। और इस तरीके से ये 60 सेकंड के लिए इस क्रिस्टल के अंदर रहा। यानी अगर मैं बाइसाइकिल पे चलूं तो मैं लाइट से ज़्यादा तेज़ी से जा सकता था इस 60 सेकंड में, बल्कि अगर मैं वॉक भी करता तो मेरी स्पीड लाइट से ज़्यादा हो सकती थी इन 60 सेकंड में जिसमें हमने इसको स्टोर किया था। और इसकी क्योंकि एज सच कोई भी एक्सपेरिमेंट की पिक्चर मीडिया में नहीं आई तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लगाई, मैंने अपनी एक एनिमेशन बनाई है। पर इससे आप कर क्या सकते हैं? आप देखें यहाँ पर आपके पास एक 3 हॉरिजेंटल लाइन का एक ऑप्टिकल इमेज है, ये आप स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये क्रिस्टल एक मेमोरी बना है और ये क्वांटम मेमोरी है जिसमें हम लाइट को स्टोर कर सकते हैं। गोया कि ये अभी बहुत थोड़े टाइम के लिए है, पर आगे आगे हम इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी लाएंगे। तो ये क्वांटम मेमोरी बन चुका है, इसमें हम लाइट की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, हम लाइट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लाइट से कंप्यूटेशंस करवा सकते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्वांटम कंप्यूटर तो पहले ही मार्केट में आ चुके हैं। हमें क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ साथ क्वांटम राउटर्स भी मिलते हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के साथ ट्रांसमिट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जितने भी फ्यूचर में कंप्यूटर्स आएंगे वो ऑप्टिकल फाइबर की बजाय रियल टाइम जो हमें लाइट मिलती है उस पर बेस्ड होंगे। उनकी सारी की सारी ट्रांसमिशन जो है वो वायरलेस होगी, उसमें किसी किस्म की ऑप्टिकल फाइबर यूज़ नहीं होगी। और इसके साथ साथ साइंस में ये एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा कदम है कि हमने लाइट को कंट्रोल किया है और हमने उसकी स्पीड को कंट्रोल किया है,
क्योंकि ये ब्रेक थ्रू हमें क्वांटम कंप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा मदद देगा। तो अब आप देखिए आज का सवाल और उसका जवाब दीजिए ताकि आपसे और लोग भी सीख सकें।